बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमने पिछले प्रोग्राम में कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ यानी इंसान की असल गैर मादी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया था। आज हम उसके मज़ीद पहलुओं को ज़ेर बहस लाएंगे। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे परवेज़ हाशमी साहब, खुरम खान साहब, डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब और अब्दुल माजिद साहब। नाज़रीन, ये स्लाइड आपके सामने है। इंसान की असल शख्सियत का सैरुखी तसव्वुर। इंसान की असल गैर मादी शख्सियत जो कि आजमाइश में है और जिसने सूरतुल आराफ आयत 172 के मुताबिक अल्लाह से अहद अलस्त किया था, इसे कुरान नफ्स कहता है। अंग्रेज़ी में इसे सोल से ताबीर किया जाता है। मैं यहाँ ये वाज़ेह कर दूँ कि हमने जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इंसान की असल शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू की थी और ये बताया था कि इंसान का जो तसव्वुर है वो ट्राइपर्टाइट कॉन्सेप्ट है, यानी सहरुखी तसव्वुर है। उसमें इंसान की असल गैर मादी शख्सियत को कुरान मजीद नफ्स से ताबीर करता है और इसी के हवाले से सूरह आराफ की आयत 172 में ये अहद अलस्त का जिक्र भी है और अंग्रेजी में इसे हम सोल से ताबीर करते हैं। इंसान का जिस्म यानी जो मादी जिस्म है, जो नफ्स को बगर्ज़ आजमाइश की मुद्दत के लिए दिया गया है, यानी नफ्स सवार है और जिस्म उसकी सवारी। इसको मिसाल के तौर पे हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे घोड़ा है और उसका सवार होता है, तो घोड़ा असल में ये जिस्म है, मादी जिस्म, जबकि सवार इसमें वो नफ्स है जिसको हम सोल भी कहते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो अल्लाह ताला का डिवाइन स्पार्क यानी अल्लाह ताला की ख़ास तजल्ली, जिसे कुरान रूह कहता है। इसे अल्लाह ने सवारी के साथ मुंसलिक किया है और इसका काम नफ्स को बुरे इरादों पर मलामत करना है। कुरान इसे नफ्सुल लव्वामा से ताबीर करता है। हम इसे अपनी ज़ुबान में ज़मीर से भी ताबीर करते हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड में इस सह रुखी तसव्वुर के हवाले से यानी ट्राइपर्टाइट कॉन्सेप्ट के हवाले से हमारे जहनों में जो सवालात पैदा होते हैं, हम इस प्रोग्राम में उन सवालात को सामने लाएंगे और अपने पैनल के शुरका से इन सवालात से मुताल्लिक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जिस्म यानी जिसे हमने घोड़ा कहा है यानी सवारी, ये उस असल शख्सियत की सवारी है जिस्म। इससे मुतालिक हम अब सवालात को देखते हैं और मैं अब अपने जो हमारे पैनल के शुरका हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी इसमें डिस्कशन में हिस्सा लें और इन सवालात के ऊपर मज़ीद अपनी आरा जो है वो उससे हमें मुस्तफ़ीद करें। तो इसमें पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या जिस्म शख्सियत नहीं और महज हमें दी गई सवारी है और अल्लाह की अलग से मखलूक है? तो मैं अब अपने शुरका से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे अपनी आरा दें। तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अगर आप शुरू कर दें। जी जी, थैंक यू वेरी मच इसाक साहब, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अब तक जो मैं इस मन में समझा हूँ, अभी रात भी बात हो रही थी हमारे उस्ताद मोहतरम परवेज़ हाशमी साहब से, तो पहले मुझे ये वाकई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो अभी आगे कुरानिक आयात के रेफरेंसेस भी आ जाएंगे जिसके मुताबिक जो जिस्म है वो शख्सियत नहीं है और वो एक अलहदा से अल्लाह ताला की मखलूक है। अभी मैं सूरह मोमिनून सुन रहा था, ग्रेवयार्ड किया हुआ था, तो उसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको तुम्हें फिर हमने एक नुत्फे से और फिर हड्डियां और गोश्त और वो सारा सिलसिला बयान करके और कहा कि एक दूसरी बनावट में, उन्होंने तर्जुमा दूसरी बनावट किया है, लेकिन कहीं पे दूसरी मखलूक बनाकर बाहर ले आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ये अमानतन दी गई है सवारी हमारी असल शख्सियत को, कि वो उसके जरिए ऑपरेट करे। और रात बड़ी ज़बरदस्त बात की हाशमी साहब ने भी कि उन्होंने कहा कि ये खुद की गई है क्योंकि ये सवारी आपकी मलकियत नहीं है, ये आप नहीं है, तो आप इसको खुद से हार्म नहीं पहुंचा सकते। ये अल्लाह की अमानत है जो कि आपको कुछ वक्त के लिए दी गई है। सर जी शुक्रिया।
बाकी जो इस पे हमारे साथ हमारा जो कंट्रोल है, आई थिंक उस पे भी हमें थोड़ा सा शायद डिस्कशन करेंगे कि किस लेवल का, अगर मुझे जिस्म दिया गया है मेरी शख्सियत को, तो किस लेवल तक का कंट्रोल हमारे पास है। ये आगे सवाल आ जाएगा ये, तो इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। जी आगे सवाल आ जाएगा। फिलहाल तो हम पहले सवाल के ऊपर रखते हैं ना। जी राइट। यानी सवाल में ये लिखा हुआ है कि ये, जैसे उन्होंने मिसाल दी बड़ी अच्छी इसहाक साहब ने, घोड़ा और सवार। तो घोड़ा अलग से अल्लाह की मखलूक है और सवार अलग से अल्लाह की मखलूक है। सवार पर्सन है, शख्सियत है, घोड़ा शख्सियत नहीं है मगर मखलूक है। और शख्सियत इसके इम्तिहान ऊपर है। ये पहला सवाल है, इसके ऊपर सबकी राय ले लें, गुफ्तगू कर लें। तो ये जो हमारी सारी आजमाइश का प्रोसेस है, उसमें आजमाइश तो उस असल शख्सियत की हो रही है, लेकिन इस आजमाइश का जो जरिया बन रहा है वो ये हमारा जिस्म बन रहा है। यानी ये असल शख्सियत नहीं है, बल्कि ये दी गई सवारी है। तो मैं अब इसके सेकंड क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। क्या जेंडर मेल और फीमेल सिर्फ इस बॉडी यानी घोड़े के साथ मुताल्लिक है? इस सवाल को मजीद थोड़ा वाज़े कर दिया जाए कि यूं इस तरह से वाज़े कर दिया जा सकता है कि जो असल शख्सियत है वो मेल और फीमेल यानी वो जेंडर नहीं रखती, वो जेंडरलेस है, लेकिन असलन ये बॉडी जो है ये मेल और फीमेल है। और इसी वजह से इसको इस दुनिया में जो मुख्तलिफ किस्म की हमारी आजमाइश हो रही है, तो जेंडर के हवाले से इसके ऊपर आप अपनी राय जो है तो फरमाइएगा। जी मैं बोलूं? जी बोले जी। जी, इसमें बिल्कुल मुझे भी ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। ये भी अभी ग्रैंड स्कीम के तहत प्लेटफॉर्म से ये बात इल्म में इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह के जो हमारी असल शख्सियत है वो जेंडरलेस है, और जिस तरह फरिश्ते जेंडरलेस होते हैं, और जो बॉडी है ज़रा उसकी आगे से जिबिल्लतें हैं मेल और फीमेल, जो उसमें फिर उसकी इनबिल्ट इंस्टिंक्ट्स हैं जो उसमें दी गई हैं, जिसमें वो हाशमी साहब कहते हैं, बताते भी हैं कि वो उसमें उसका सर्वाइवल है, उसका जिन्स है, और फिर उसके अलावा उसका और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में, और ख़ास तौर पे जब हम इसको लेके जाते हैं वापस वहीं पे जहाँ से हम आए थे असल आलम से, और सूरह अहद अलस्त की आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत को, पूरी ज़ुर्रियत को क़यामत तक की उनकी पुश्त पे से खड़ी थी और वहाँ पे अहद लिया गया था। तो अहद तो ज़ाहिर है एक मुकम्मल शख्सियत ही लेती है, तो वहाँ पे तो हम मेल फीमेल नहीं थे ना। तो ये भी एक चीज़ है वहाँ पे। और जब हम असल आलम में जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम उधर भी रूहानी आलम में जेंडरलेस शख्सियत ही होंगे, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक क्या है। इस चीज को यहाँ डिस्कस करें कि क्या ये बॉडी यानी जेंडर वाली बॉडी हमने खुद डिसाइड की होगी या भाई अल्लाह ताला ने दे दी होगी? ये ये बात नहीं की बताया बात है, ये भी एक अलग से एक सवाल है, मगर ये हमने फिलहाल ये कह रहे हैं कि ये जो जेंडर्स हैं यानी मेल और फीमेल यानी नर और मादा, ये क्या नफ्स के साथ मुतल्लक है या सिर्फ घोड़े के साथ मुतल्लक है, सवार के साथ मुतल्लक है या सिर्फ घोड़े के साथ मुतल्लक है? ये है सवाल इधर। वो सवारी के दूसरा साथ मसला है कि कैसे दी गई, किसको दी गई, क्यों दी गई, वो नहीं, उसकी बात ही नहीं होगी। हम तो सिर्फ जेंडर की बात करें। देखें जब फरिश्ते बिल्कुल हैं, ठीक। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि फरिश्ते आपको पता है इस कायनात में ऑपरेट कर रहे हैं और बेशुमार बेशुमार फरिश्ते हैं। फरिश्तों का, एंजल्स का आप कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो कभी भी आप उनके साथ मेल एंड फीमेल का तस्वर नहीं लगाते। लगाते हैं? नहीं लगा। नहीं, नहीं लगाते। और फरिश्तों में और हम में, यानी हम जिसको मैं हम कह रहा हूँ यानी नफ्स, फर्क उसमें क्या है कि वो फरिश्ते किसी जगह के ऊपर टेस्ट हो चुके हैं इसलिए उनके मरातब छोटे बड़े हैं, और हम टेस्ट हो रहे हैं। बेसिकली वो भी स्पिरिचुअल बीइंग है और हम भी स्पिरिचुअल।
अब हम बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल वाज़े हो रहा है कि जो हमारा जिस्म है वो नर और मादा में बटा हुआ है, यानी जिस्म नर और मादा होता है, और जो असल शख्सियत है वो जेंडरलेस है। अब अगले सवाल की तरफ हम आते हैं, क्या जिस्म यानी बॉडी, जिसे हमने घोड़े से तशबीह दी है, इसका निज़ाम दीगर हैवानात की तरह सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ और सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज पर मबनी है? यानी जैसे बाकी जानवर जो हैं, बाकी हैवानात जो हैं, उनको जिंदा रहने के लिए खाना है, पीना है और उन्हें पनाहगाह चाहिए यानी शेल्टर चाहिए, तो वो अपनी सेल्फ की सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें अपने यानी ज़रूरी उनके लिए हैं। इसी तरह से चूंकि उन्हें अपनी नस्ल को बढ़ाना होता है, तो उनके अंदर जिन्स यानी सेक्स के दायात मौजूद होते हैं। तो ये जिस्म जो हमारा जिस्म है, क्या ये भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हैवानात में है, यानी सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ और सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज पर मबनी है? तो ज्यादा सवालात ये डॉक्टर साहब से इसलिए बन रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब का जो है खास शोबा भी यही है। तो मैं दोबारा जी। इनसे ही बात करूंगा कि जरा थोड़ा सा इस पे अपना ख्याल। जी सर, बिल्कुल। इसमें जैसे पहले भी जिक्र किया मैंने कि जो बॉडी है उसकी इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो इनबिल्ट हैं, जिबल्लतें, और मेरे ख्याल में वो जो ऊपर लिखा हुआ है कि हैवानात की तरह ही सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज और सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ पे मबनी है। लेकिन यहाँ पे मेरे ज़हन में वैसे एक सवाल आ रहा है जिस पे मैं अनक्लियर हूँ कि अगर बॉडी की अलग से इंस्टिंक्ट्स हैं, जिबल्लतें हैं, तो ज़ाहिर है इसका वो क्या उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगी? अब आप मुझे लगता है कि इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो यही होगा कि वो जिबल्लतें ही तो कंट्रोल में रखनी है सवार ने। तो लेकिन बहरहाल ये जिबल्लतें तो बॉडी की ही है ना, जिनके तहत वो समटाइम्स जानवरों से भी बदतर हरकत कर जाता है। प्रॉबली उसका फिर मतलब यही होता होगा कि वो जो सेल्फ है वो उस पे कंट्रोल नहीं रख पाता। तो ये मेरा सवाल दर सवाल आप कह सकते हैं कि इसमें आशमी साहब से कि कैसे उसको पुट करेंगे। कंट्रोल नहीं कर पाता या कंट्रोल नहीं कर रहा, दोनों में थोड़ा सा हाँ, एक ही चीज। जी। नहीं, थोड़ा दे पाता वाली बात ये है ना कि अगर दिमाग जैसे अगर खराब वो हो जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो फिर उसका इम्तिहान वो हो जाएगा, जी। राइट? तो यानी उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं रही है। तो हाँ, क्या वो अगर कर नहीं रहा, कर सकता है मगर कर नहीं रहा, वो खुद उस जिबल्लतों जी। को के आगे मजबूर हो रहा है या जिबल्लतों में बह गया है, तो फिर डिफरेंस है ना। फिर तो वो इसका मतलब ये है कि वो अकाउंटेबल हो जाएगा कि कंट्रोल था और कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे थे, राइट? जी, बिल्कुल ऐसी है कि वो था कैपेबल लेकिन वो कंट्रोल समहाउ नहीं हो रही। तो ये क्या वो फिर सेल्फ पे ही आएगी बात? मेरे ख्याल में वो बॉडी की जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं इसमें अकाउंटेबल ठहरेगी। जी सर। इसमें नहीं, हमने सबसे पहले तो हम ये देखें ना जी कि जिसको अब जिबिल्लतें आपने कहा है, ये जी। अंग्रेजी में जिसको इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो मुतल्लक किसके हैं? क्योंकि ना हमने 3 हिस्सों में तो तकसीम कर दिया ना। जी, बॉडी एक वो को। असल शख्सियत है, एक उसकी सवारी एक घोड़ा है, और तीसरा जो है वो अल्लाह ताला का डिवाइन स्पार्क। वो तीनों में से किसके साथ मुतल्लक है ये इंस्टिंक्ट्स? जिस्म के घोड़ा। साथ। बॉडी। घोड़े के साथ। तो जवाब इसका जी। ऐसे ही है। और सारे के सारे हैवानात जो एनिमल्स है ना, वो ऐसे ही करते हैं अपनी बका के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए। वो खाएंगे, वो पिएंगे, वो शेल्टर बनाएंगे, चाहे वो घोंसला बनाए, चाहे किसी को में चले जाएं, वो करेंगे। ये उनकी अपनी बका है। और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट चीज क्या है कि उन्होंने अपनी नौ को भी कायम रखना है। उसके लिए सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज है। उसके लिए जी। अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल बना रखा है, जैसे हमने ऊपर कहा कि वो अच्छा, वो क्या करेंगे कि उनके अंदर सेक्स की ड्राइव है। वो मेल फीमेल जो है आपस में मिलेंगे, मेट करेंगे और प्रोक्रिएट करेंगे।
तो फिलहाल हम सवाल इसमें बहुत सारे हैं, वो आइंदा जो आपके है ना कंफ्यूजन वगैरह, वो आइंदा सवालों में आ जाएंगे। मगर फिलहाल हम ये कहते हैं कि ये एग्जैक्टली इसका निज़ाम ऐसे ही है जैसे कि हैवानात का निज़ाम है। आप देख लें, कोई फर्क नहीं हो। जी सिर्फ तो इतना है कि उन्होंने किसी हैवान के साथ आप देखें ना, मसलन दरिंदे हैं, शेर है, चीता है, उनको आप जितने मर्जी फल अच्छे दे दें, बहुत वो मर जाएंगे, नहीं खाएंगे। इसी तरह गाय भैंसे हैं, इनको आप जितने मर्जी गोश्त वगैरह पका के दे सामने रखते हैं, मर जाएंगे, नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके इसमें कंप्यूटर में फीड ही नहीं है, दे कांट ईट दैट। तो ये आइंदा सारी चीजें आ जाएंगी, मगर हमने फिलहाल ये तीसरे का जवाब ये दिया कि यस, इनका निज़ाम भी सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ और सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज पर मबनी है। पर किसका? जिस्म का, घोड़े का। अभी हम सिर्फ घोड़े के ऊपर बात कर रहे हैं, सवाल नेक्स्ट आएगा। जी अच्छा, और इसमें वो जवाब भी आ गया नेक्स्ट वाला कि सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ क्या है? जी अपनी बका। कैसे होगी बका? भैया अगर जानवर भी खाएगा पिएगा नहीं तो मर जाएगा। जी। अच्छा, अगर वो स्पीशीज की बका, अगर उसके अंदर वो मेट नहीं करेंगे मेल एंड फीमेल, तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी, स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी उनकी। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि क्या जिबिल्लत का लफ्ज सिर्फ बॉडी यानी घोड़े के साथ ही मुतल्लक होना चाहिए? इसमें अपनी राय दें। मैं तो इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि यही खाना पीना जेंट्स, और तो फिर तो ये बॉडी के साथ ही है, और यानी घोड़े के साथ ही मुताल्लिक होना चाहिए, राइट? मेरा घोड़े वैसे के ख्याल साथ अदरवाइज मुतल्लिक है ये घोड़ा, चूंकि आजमाइश के लिए दिया गया है। मगर अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आदमी भी इसी लेवल पे रहता है जैसे हैवानात हैं, तो अल्लाह ताला कहता है उलाहिका कलाना में बलुमजल। ना सिर्फ वो हैवानात हैं, चौपाए हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। क्यों? कि भाई यू वर समथिंग डिफरेंट, यू हैड टू बिहेव डिफरेंटली। आप भी उसी सिर्फ सर्वाइवल ऑफ सेल्फ और सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज तक ही रह गए, तो फिर आप में और हैवानात में क्या फर्क? ये कुरान मजीद इस पर डिस्कस करता है। और एक जगह उसने ये भी कहा ही ना, हमने पिछले उसमें वो किया था कि फिर उनका वो जो अपना खुद ही है या सेल्फ भुला भी देता है वो आगे आएगा। जी सही यानी ये तो बॉडी की बात हो रही है, ये सवारी की बात हो रही है, घोड़े की बात हो रही है। सवार अंडर डिस्कशन नहीं है। हमने तीनों के तहत जो हमारा ट्राइपार्टाइट कॉन्सेप्ट था, 3 पहलू थे उसके, उसका एक पहलू लिया हुआ, बॉडी, सवारी, घोड़ा, उसके तहत ये सवाल आते। सही। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे वैसे? जी, मैं ये कह रहा था कि जिबिल्लत का लफ्ज, अगर आप इसका सवाल या सर में पूछें, तो मेरा ख्याल है कि जिबिल्लत का अटैचमेंट शायद उसके साथ भी हो, असल शख्सियत के साथ भी हमारी, उसकी भी होंगी कोई इंस्टिंक्ट्स। कैसे? इंस्टिंक्ट्स जो है, जैसे मिसाल के तौर पे खाना है, पीना है, मतलब उसने सर देखा ना इसको, अब इन जिबिलतों का मिसयूज भी तो इंसान करता है ना, वो भी इंस्टिंक्ट है बॉडी की, वो अलग बात है। तो उस पे ऊपर चेक करना है अगर उसने सवार ने, तो उसको ज़ाहिर है कि इनके साथ वो होना पड़ेगा इन लाइन मेरी नजर में। कनेक्टेड तो है, वो कनेक्शन की बात नहीं हो रही। बात सिर्फ सर्वाइवल की ऑफ द स्पीशीज तो नहीं है ना, इस चक्कर में। डॉक्टर साहब 1 मिनट रुक जाए इधर। इसका मतलब हमें वो 3 कॉन्सेप्ट अभी तक ट्राइपार्टाइट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। जी इसमें डॉक्टर साहब अगर इसको इस तरह से लिया जाए कि जैसे एक सवार जो है एक घोड़े के ऊपर बैठा है जी, और अब घोड़ा जो है वो अपनी जबिल्लत के तहत किसी दूसरे की खेत की तरफ जा रहा है, यानी उसको भूख लगी है, और वो सवार भी अब रिलैक्स हो जाता है, वो भी कहता है कि चले अब इसको, हालांकि उसको ये मालूम है कि ये किसी दूसरे का खेत है, और जब ये घोड़े को तो ये मालूम नहीं है, घोड़े को तो भूख लगी। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसकी लगामों को खींचता, वो घोड़े को दूसरी तरफ लेके जाता, वो उसको कोई चाबक लगाता ताकि वो किसी दूसरे के खेत में मुंह ना मारे। लेकिन जब वो इसको रिलैक्स करता है
तो असलन जिम्मेदारी जो है वो सवार पर आती है, न कि उस सवारी पर आती है। तो जबिल्लतें तो इस जिस्म की हैं, यानी ये खाना पीना, शेल्टर, जिन्स, ये सारी इसकी जबिल्लतें हैं, यानी ये इस जिस्म की है। और ये खास तौर पर इसको दी गई हैं ताकि ये है कि ये इस जगह पे सरवाइव भी करे और फिर उसके बाद इसको अपनी नौ को भी बढ़ाना है। लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो उस असल शख्सियत के हाथ में दिया गया है, और यही वो बड़ी आजमाइश है, यानी जिसके नतीजे में फिर हमें जवाबदेही के लिए खड़ा होना, यानी कि क्या हमने जो हमें फितरत दी गई थी, क्या हमने अपने उसको इस्तेमाल करते हुए और अपने कंट्रोल करते हुए इस जिस्म को उस ट्रैक पे रखा है या नहीं रखा। तो मुझे लगता है कि जबिल्लत जो है वो बॉडी के साथ खास है। यही मेरा भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल है कि है तो जिबिलत बॉडी के साथ, मगर आई थिंक डॉक्टर साहब भी जो बात कर रहे हैं उसमें एक जो कंफ्यूजन शायद जहां से अराइज होती है वो ये है कि वो तो सही है कंट्रोल, आपने घोड़े की एग्जांपल भी दी, उसमें सिर्फ घोड़ा भूखा है और घोड़ा ही सेटिस्फाई होगा, राइट? अगर वो कहीं पे भी खेत में जाता है और खाता है, उसमें सवार को कुछ भी शायद किसी किस्म की सेटिस्फेक्शन नहीं होनी है। मगर जो हमारी जिबलतें होती हैं खाने पीने की, जिन्स की, व्हाटएवर जितनी भी जिबलतें हैं, उसमें सवार को भी एक सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, राइट? जब भी शायद नहीं, अगर नहीं मिल रही होगी, अगर अटैच नहीं होगा वो, उसकी आजमाइश कैसे होगी? यही मैं इसी के वो करना चाह रहा था कि इसी चीज को हम क्लियर करें, क्योंकि यही शायद कंफ्यूजन छोटी सी होती है कि क्या उसकी साथ नहीं है जिबलत कि हम टोटली उसको कर दे रहे हैं, हालांकि जिबिल्लत का लफ्ज किसके साथ देखें अब असल में हाँ, कि हम क्या कर रहे हैं, हम इनको अलग-अलग कर रहे हैं कि भाई लफ्ज किसके तहत आना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर हम कहेंगे जी दोनों के साथ clear, आना चाहिए, right. सवार के साथ भी आना चाहिए, तो फिर बहुत सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। ये घोड़े के तहत आना चाहिए। बाकी चीज ये है कि अगर घोड़ा और सवार इसका अल्लाह ताला ने तलक ही नहीं रखा हुआ तो इसकी आजमाइश सवार की होगी कैसे? बिल्कुल सही है, मेक सेंस। अगर वो एंजॉय ही नहीं करता सेक्स को, अगर वो खाने पीने को एंजॉय ही नहीं करता, तो कैसे आजमाइश होगी? तरीकाकार क्या है? उसने तो ये आजमाइश के लिए सवारी जो दी है, घोड़ा दिया है, ये दिया ही आजमाइश के लिए दी। वो उसने घोड़ी दी है तो दी ही आजमाइश के लिए है। देखें, इसीलिए हमने अपनी अपनी लैंग्वेज में ना, हम हर एक्शन को डीड नहीं कहते। आप देख लें, आप अपनी जबान में, अंग्रेजी में भी, हर जगह के ऊपर हमारा डीड का तस्वर अलग से है और एक्शन का तस्वर अलग से है। हर फेल अमल नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अमल वो होगा जिसमें अच्छाई बुराई आ जाएगी। डीड वो होगी जिसमें अच्छाई बुराई का तस्वर आ गया पीछे। ये अच्छाई बुराई का तस्वर घोड़े को नहीं है, ये सवार को है। इसी में उसकी आजमाइश है। सही, मेक सेंस। आगे जी, तो हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्या एवोल्यूशन का ताल्लुक जिस्म यानी सिर्फ बॉडी से है? एवोल्यूशन के हवाले से मैं आपके सामने एक स्लाइड ला रहा हूँ, और ये स्लाइड अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो इसमें आपको मुख्तलिफ जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, उसमें ये जो मॉडर्न मैन है, इससे पहले इंसान नुमा आपको ये जिस्म नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूं कि जो पहली रेस, इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस 35 लाख साल पहले, ये पहली रेस है। और यानी जिसको ये कहते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर्स थे, इसके पीछे भी थे, उसको रेमापिथेकस कहते हैं। मगर बहरहाल इसके जो फॉसिल्स हैं ना, वो कंप्लीट फॉसिल है इसका। सही है जी। और इसी की एक जो फीमेल जो है, उसकी बॉडी जो है वो इंग्लैंड के म्यूजियम में भी मौजूद है, लूसी के नाम से, और वो फीमेल है। तो नहीं, बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है, सॉरी, फॉसिल, आई एम सॉरी। फॉसिल्स जो है ना, जो ओरिजिनल फॉसिल हैं, वो तो वहां नहीं पड़े हुए, मगर दुनिया के जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है उसमें उसका रेप्लिका बना के रखा है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ठीक है, ये करेक्शन फिर ये फिर, और वो फीमेल है, लूसी इज अ फीमेल। ठीक। तो ये जो रेस, सबसे पहली रेस जो हमें इस पिक्चर में जो पहली नजर आ रही है,
उसके हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि ये इसका जो पहला पेयर था साइंस के मुताबिक, और हम भी अब इसको जानते हैं कि इसकी जो पैदाइश हुई वो डायरेक्ट ज़मीन से हुई, यानी इसका पहला पेयर जो है वो डायरेक्ट ज़मीन से पैदा हुआ, और फिर उसके बाद उस पेयर के अंदर प्रोक्रिएशन की सलाहियत डेवलप हो गई, और इस तरह से उसकी आगे नस्ल जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन एक वक्त में आकर ये रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई और एक नई रेस मार्ज़ वजूद में आई, और उस रेस का पहला पेयर भी जो है, जिसको हम होमो हिबिलिस कह रहे हैं, वो भी डायरेक्टली ज़मीन से बना, और उसके अंदर वो सलाहियत प्रोक्रिएशन की डेवलप हुई उस पेयर के अंदर, और फिर उसके ज़रिए से आगे उसकी नस्ल बढ़ी। ये बात, इसका ईरा कितना पुराना है? ये 23 लाख साल, यानी वो 35 लाख और 23 लाख साल तकरीबन पुराना जो है वो है। और लेकिन ये तस्वीर, बाय द वे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये तस्वीर हमने बनाई नहीं है। जी जी जी, नीचे इसका लिंक है नीचे। हाँ, नीचे इसका ये उससे गूगल से दी गई है। और फिर उसके बाद ये रेस भी खत्म हो गई। अगली रेस जो है वो होमो इरेक्टस है, जो 19 लाख साल पहले है, और इसकी भी क्रिएशन, इसके पहले पेयर की क्रिएशन डायरेक्ट जमीन से हुई, और फिर उसी तरह से उसकी आगे प्रोक्रिएशन की सलाहियत के साथ आगे उसकी नस्ल को बढ़ी। फिर जो अगली है वो है होमो निएंडरथाल मैन, ये 1,50,000 साल पहले, और ये फिर इसकी भी उसी तरह से हुई क्रिएशन जमीन से, और फिर उसके बाद ये है कि ये प्रोक्रिएशन के साथ इसकी नस्ल बढ़ी। ये तमाम जितनी भी रेसेस हैं, इन रेसेस का अपनी पिछली रेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस भी कहती है इस मिसिंग लिंक्स हैं, और वो अभी तक इस दरियाफ्त में है कि वो उन मिसिंग लिंक्स को दरियाफ्त कर सके। लेकिन हम ये कह रहे हैं अपने रिलीजियस यानी कुरान मजीद की रोशनी में कि ये लिंक है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से, यानी ये मिसिंग लिंक्स जो वो कहते हैं, तो असल में इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। होमो निएंडरथाल में, जी प्लीज सर, एक चीज ये मेरी सारे जो आपने बताया कि वो जमीन से पैदा होगी, मतलब एक तो सिमिलैरिटी है इन सब में। पहली बात ये है, अगर इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है तो वो सिमिलैरिटी कैसे डेवलप होगी? और दूसरी बात, जमीन से एक पौधा, मतलब पौधा तो उग सकता है कि इंसान, मतलब किस तरह से, ये मुझे चीज समझ नहीं आई कि इंसान किस तरह बन सकता है जमीन से। सिमिलैरिटी तो हमारे अंदर अभी जो हमने जिबल्लतों की बात की वो भी सारी मौजूद है हर जानवर से, तो क्या हम उन जानवरों से निकले हैं? और दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली जो ये लोग मिसिंग लिंक की वैसे तो खुद बात करते हैं, मगर ये सारे ख्यासात हैं कि लिंक कभी ना कभी मिल जाएंगे। डार्विन ने ये बात कही थी जब उसने अपनी ये खुद ही जब ये थ्योरी पेश की थी, तो उसको ये भी इस बात का हमेशा से शक था कि वो ये जो बात कह रहा है ऐसा ना हो कि जो आज तक नहीं मिला है वो वाकई कभी ना मिले। मगर वो हमेशा ये कहता था कि शायद अभी हमारे पास इतना रिकॉर्ड नहीं जमा हुआ है, फ्यूचर में हो जाएगा। इस बात को तकरीबन 150-200 साल हो चुके हैं और आज तक नहीं मिला है। तो अब ये क्या कहते हैं, ये बात अब आने लग गई है कि उसके जमाने में एक पीरियड था जिसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पीरियड। उसके ही जमाने में ये बात सामने थी, और उस वक्त ये था कि जो फॉसिल रिकॉर्ड मिले हैं जो जानवरों के, वो अचानक सीन पर आए हैं और उनके पीछे कोई लिंक है ही नहीं। तो ऐसे बर्ड्स एक्सप्लोजन का पीरियड आया है। इसी तरह डायनासोर में बहुत सारे पीरियड आए हैं जिनके आपस में कहने को, उसकी थ्योरी के मुताबिक एवरी लिविंग फॉर्म शुड हैव वन एंसेस्टर, और थोड़े यानी आहिस्ता आहिस्ता सब वो होते चले जाएंगे। मगर वो सारी जो चीज है अब वो उस पर पानी फिर रहा है, क्योंकि वो लिंक एंथ्रोपोलॉजी के मुताबिक वो नहीं पाए जाते। इसी तरह इसमें भी ये लिंक नहीं पाए जाते। ये जो लूसी वाली एग्जांपल दी गई है, अब उसकी भी रिसर्च आ रही है कि उसको उन्होंने, जो एवोल्यूशन के प्रोपोनेंट हैं, इतना बढ़ा चढ़ा कर उसको वो किया है
जब उसकी वो डेप्थ में जाते हैं और उसको जो स्केलेटन मिला है उसमें बहुत सारी चीजें मिली ही नहीं है, और उसको सिर्फ ये बना के पेश किया जा रहा है कि वो जो है बेसिकली हमारा पहला इंसिस्टर का वो होगा, मगर उसमें बहुत सारी चीजें नहीं मिली हैं। और ये बात अपनी जगह, अब साइंस, ये जो जितने भी इंटेलिजेंट डिजाइन के प्रोपोनेंट हैं वो उठाई ये सारी बात कर रहे हैं कि ये जो एवोल्यूशन वाले हैं ये सारी बातें कर रहे हैं, मगर ये लिंक नहीं मिलते। और एंथ्रोपोलॉजी इस पे अब बाकायदा स्टैंड लेना अब शुरू कर रही है कि भाई बहुत सारी जगहों पे लिंक नहीं एग्जिस्ट करते, वी हैव टू कम टू टर्म्स विद इट, कि एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे उन्होंने एवोल्यूशन इन क्राइसिस के नाम से एक किताब भी लिखी हुई है, डार्विन्स डाउट के नाम से किताब लिखी हुई है, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस हो रही है। अब ये साइंस खुद मानने को तैयार हो रही है, मगर एवोल्यूशन का जो प्रोपोनेंट्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो आप पे ठोस रहे होते हैं कि आपको ये यही हुआ है, ऐसे ही हुआ है और ये हमें कभी लिंक मिलेगा, मगर अब ये लिंक नहीं मिल रहा है। और ये लिंक इनमें भी ऐसे ही है, ये लिंक नहीं मिलते और ना मिलेंगे। सही है। अच्छा, तो ये चीज तो समझ आ गई कि सिमिलैरिटीज हम कह सकते हैं कि मतलब अगर लिंक्स नहीं है तो ये सिमिलैरिटीज एक्सीडेंटली हैं। एक्सीडेंटली नहीं पैदा की गई हैं। बर्ड्स की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं, सब उड़ते हैं, मगर क्या आप एक बर्ड, एक चिड़िया को कौवे जैसा वो कर सकते हैं क्योंकि सिमिलैरिटी है? नहीं है। बेसिकली उड़ते तो सब हैं, मगर एक बर्ड अलास्का से चलती है न्यूजीलैंड तक, उसकी जो कैपेबिलिटी है, अकाब की जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मगर उड़ते सब हैं। ये सारी कैपेबिलिटीज जब इन बर्ड्स में जो डाली गई हैं तो पैदा की गई हैं, डाली गई हैं, इनका कोई इससे ताल्लुक नहीं है कि शायद वो कहीं आपस में मिलती हैं। ये अब इसका कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा कि जो है, क्योंकि ये जो कैम्ब्रियन जो एक्सप्लोजन है ना, ये सबको, सारी जो मफरूजे को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वहां पे हर चीज बनी बनाई मिली है, यानी उनका कोई एंसेस्टर नहीं है, पूरा पूरा जानवर के एक्सीलेंट वो मिल गए कि वो सिर्फ आया। इसी तरह बर्ड्स एक्सप्लोजन के पीरियड हैं, डायनासोर्स में कुछ किस्में हैं उनके एक्सप्लोजन के पीरियड में दे जस्ट अपीयर्ड ऑन द सीन। सो वो जो लिंक वाली बात थी अब वो नहीं मिल रही, और यही डार्विन ने खुद भी इस बात को कहा था कि जो है ना, मेरे लिए ये थ्योरी प्रॉब्लम तब है अगर फ्यूचर में भी हमें जो है उसके लिंक नहीं मिलते। सो और ये बात उसने खुद कही थी। और तो फिर सिमिलैरिटीज का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से निकले हैं। सिमिलैरिटीज का जस्ट मतलब ये है कि है सिमिलैरिटी, लोग मतलब इसको आप इस तरह ले लेना, बड़ा इजी है कि डिफरेंट मॉडल्स बनाए गए ना। एक तकलीक होती है, पहले एक मॉडल, फिर इम्प्रोवाइज किया गया, फिर इम्प्रोवाइज, आप गाड़ियों के मॉडल देख लें, बाइक्स के मॉडल देख लें, तो भाई वो क्रिएटर ने जो है ना वो एक अपना टाइम पे वो फिर शऊर के साथ ले आए वो मॉडल। मुझे अच्छा एक और चीज, ये जो अभी इसाक साहब ने बात की थी कि जमीन से निकला है, एक स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई है, उसके बाद वो जमीन से, मतलब ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आई थी कि किस तरह से दोबारा स्टार्ट हो गई वो प्रोसेस। नहीं। और क्या साइंस के इस पे कोई ओपिनियन है कि जमीन से दोबारा स्टार्ट होगी एक्सटिंक्शन के बाद? साइंस का ओपिनियन सेल के लिए वो आज तक ये समझते रहे हैं। अब अगेन सारी चीजें वहां पर रिवर्ट हो रही है कि किसी तरह ये जो केमिकल्स हैं इनमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद हो गई और उससे सेल बन गए, लिविंग सेल बन गए। अब वो बातें भी अब हटाई जा रही हैं क्योंकि ये आज तक लैब में भी प्रोड्यूस ना हो सका एक सेल। सो ये इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की भी जो हम बात करते हैं उसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो लाइफ फॉर्म बनी कैसे अचानक। नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहूंगा। माजिद साहब थोड़ा सा इसको शायद मिस इंटरप्रेट करे। जब ये बात की गई कि ये जमीन से निकलते थे, तो ये बेसिकली कुरान मजीद के रेफरेंस से बात की जा रही है, जिसमें आयत में कहा गया है कि ऐसी थे हैवान इंसान जो कि जमीन से बकायदा पौधों की सूरत में प्रोबेबली, जितना मैं समझाऊं, पैदा होते थे। तो ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं, तो वो जो उनके फॉसिल्स डिस्कवर हुए हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट हो गए तो वो दोबारा निकलने शुरू हो गए जमीन से। तो ये ठीक कह रहा हूँ मैं सर? मगर कुरान ने हर स्पीशीज को तो मौजू ही नहीं बनाया है, उसने तो इंसान के लिए मिसाल दी कि वो जैसे खासतौर पर वहां पे जो ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम की है जिसको उन्होंने जमीन से निकाल। तो बेसिकली बात ये है कि सब मान रहे हैं कि
जो जानवर है या जो भी चीज है वो पैदा इन्हीं मटेरियल से हुआ है मिलके, ये जो बिल्कुल एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स है। हाँ बिल्कुल यही एलिमेंट्स हैं जो पूरे कायनात में बिखरे हुए हैं और इन्हीं से मिलके पैदा हुआ है। तो और जो माई साहब का सवाल है कि कैसे, तो ये तो अब आपको नहीं Yes, बताया गया, ये तो अल्लाह वो तो नहीं ताला बता, ये अल्लाह ताला, ये नहीं, आप अभी भी बताएं देखे ना जो आपके, कहते अभी भी जो पैदाइश होती है बच्चे भी होते हैं और अंडे भी होते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ ऐसे ही एक है। अंडे में फिर बाद में बच्चा पैदा हो जाता है। हम्म, आपको पता है चिकन एंड एग की मिसाल हमेशा इस तरह दी जाती है कि उसको यानी पहले कौन आया है ये इसको फिगर आउट नहीं कर पाते, मगर साइंस ने खुद इस बात को बाकायदा कह दिया है कि भाई चिकन ही को आना पहले है, क्योंकि जो एग के अंदर से निकलती है उसके लिए चिकन का पहले होना जरूरी है। यानी हम चिकन एंड Exactly. एग की एग्जांपल देते तो हैं, मगर ये साइंस अब खुद कहती है कि चिकन अच्छा, इसको ऐसे अगर देखें, इसको ऐसे देखते हैं ना हम, देखिए बिल्कुल सिंपल सा आर्गुमेंट है ये, हम तो नजर आ रहे हैं, इसका इनकार तो नहीं करते हम। जी यस इस वक्त जो 5 बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जी, इस वक्त जो 780 करोड़ हैं इस दुनिया में, वो तो नजर आ रहे हैं कि नहीं? जी आ रहे हैं, यस, इसका इनकार होता है? नहीं होता, नो, नहीं। इनके वालिद थे, जी वालिदैन थे इनके, जी यस, उनके वालिदैन थे, जी जी जी, उनके वालिदैन थे। जी यस, इसको पीछे चलते जाएं, चले हम अब साइंस की बात करते हैं, जी, पीछे चलते जाएं। ये जो शोरी इंसान है, साइंस के मुताबिक ये है कि ये प्राइमेट से डेवलप हुए, ठीक है? जी प्राइमेट्स जी, का मतलब है गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकीज। जी वो मंकीज के आगे भी होंगे जो पेरेंट्स जी, होंगे, जी गोरिल्ला बिल्कुल, के भी होंगे, उससे पीछे चले जाएं, करते करते कहाँ पहुंचेंगे आप? वो सिंगुलैरिटी पे चले जाए, यानी वो दो पे चले जाए, एक लिविंग सेल के ऊपर। जी हाँ, और अगर मेल फीमेल भी कर ले, तो स्टार्ट तो आप लिविंग सेल से ही कर रहे हैं ना, जी जी स्टार्ट आप लिविंग सेल से कर रहे हैं, चाहे आप 32 लाख साल पहले कर रहे हैं या 32 मिलियन साल पहले कर रहे हैं एग्जैक्टली, या और 15,000 अगर साल पहले कर रहे हैं, लिविंग सेल डार्विन से की ही भी कर रहे हैं। बात, बिल्कुल डार्विन की भी बात मान ली जाए तो वो भी एक लिविंग सेल तो बनना इसी मट्टी से है ना। तो सही है, डार्विन समझ की तो आया। एक्चुअली जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है ना, उसमें इसने ये कहा ही नहीं है कि एक स्पीशीज दूसरी में चेंज होती है, उसने ये कहा है कि स्पीशीज में डेवलपमेंट होती यस, राइट, है। उसने ये मगर चीज वो कही है, एक उसका सेल की लेटर है बात करता बकायदा, है, जो उसने अपने दोस्त को लिखा है, उसमें लेटर है, वो आज भी मैं अगर आप कहेंगे तो हम इसमें तस्वीर भी लगा देंगे। जी प्लीज वो आगे, प्रोपोनेंट इस चीज का था, क्योंकि जब वो गया है उधर, यानी वो जो इन्वेस्टिगेटिंग शिप के साथ गया है, तो उन्होंने जाके उधर स्टडी किया है, जो जानवरों परिंदों की बीक्स हैं या जो होते हैं ये केचुए वगैरह, उधर स्टडी किया ना सारा, तो उसको ये पता चला है कि ये स्पीशीज में डेवलपमेंट है, ये बीक छोटी थी, ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, ऐसे हो गई, फलानी हो गई। उसने ये चीज देखी है, उसने ये कहा ही नहीं है कि एक स्पीशीज दूसरे में नहीं बदल चेंज होती है, सकती। उसने कहा एक स्पीशीज में डेवलपमेंट होती है। और उसने कहा जब आप मसनूई तौर पे कर सकते हैं, मसनूई पे तो करते हैं ना कि नहीं करते हैं, तो आप कुत्ते को किसी के साथ मिला के एक नई स्पीशीज पैदा कर लेते हैं, तो किसी में डेवलपमेंट हो रही है, सेम स्पीशीज में और करते हैं ना हम। जी करते हैं, अभी भी आप देख लें कि जो वो डोंकी है और उसको वो मेयर के साथ, घोड़ी के साथ मेट करके हम म्यूल पैदा कर लेते हैं, जी ठीक है कि नहीं? स्पीशीज वही है, स्पीशीज वही है, मगर उसमें देखें म्यूल में क्या चीज होती है बाद में, म्यूल आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अच्छा, ये आई डिडंट नो दैट। गड़बड़ कर दी ना। तो मकसद कहने का ये है कि जहां से भी जाएंगे यू हैव टू एंड वेयर लिविंग सेल। तो लिविंग सेल Yes. कैसे बना, उसकी दो है एक्सप्लेनेशन, तीसरी कोई नहीं है। एक एक्सप्लेनेशन है, जैसे साइंस कहती है कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स की इंटरेक्शन के साथ खुद ब खुद बन गया, और एक एक्सप्लेनेशन है कि कोई क्रिएटर है उसने बना दी। तो ज्यादा जो इम्कान है वो किस चीज का है? क्रिएटर, ऑब्वियसली क्रिएटर का, क्योंकि वो ये सारी फिर एक्सीडेंट्स पे आ जाते हैं ना बात, कि वो एक्सीडेंट हुआ देखिए ये ना, जो हम ये कह रहे थे कि हमें ये थोड़ी सी अजीब सी चीज लग रही थी कि मट्टी से कैसे पैदा हो सकते हैं, फिर लिविंग सेल कैसे पैदा हुआ?
बिल्कुल। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वही है जो मट्टी में है। अभी भी आप अपने बॉडी के जब ब्लड टेस्ट करते हैं, सब करते हैं, तो क्या चीज सामने आती है? यही एलिमेंट्स, हमारे एटम्स, वही एलिमेंट्स है। हम मट्टी नहीं है, मट्टी के एलिमेंट्स हमारे अंदर भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी। यानी और कि ये उस है मट्टी क्या से- बॉडी? ये ट्रिलियंस ऑफ लिविंग सेल्स, जी, इनका मजमूआ है। सेल्फ रिपेयरिंग। आखिर वो जो पहला लिविंग सेल है वो कैसे बना? बिल्कुल। वो तो रिचर्ड डॉकिंस भी एक महफिल में, जो इनका एथियस्ट का पूरा वो है फाउंडर, तो उसके मुंह से भी निकल गया था मिस्टीरियस फोर्स, एथियज्म का प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो उसके मुंह से भी निकल गया था सब मिस्टीरियस फोर्स। सारे हंसने लग पड़े थे उस मीटिंग में। वो आई क्या आई कहते हैं उसकी, जो वो इंटेलिजेंस, क्या मूवी बनाई है बेन स्टिलर, इंटेलिजेंस नॉट अलाउड समथिंग, तो उसमें उसका इंटरव्यू, अच्छा मैंने वो पूरी देखी है, तो उसमें आखिर में वो कहता है कि उससे पूछता है तो फिर ये जो जिंदगी है ये हाउ डू यू एक्सप्लेन इट, सो ही सेज के वो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई Mysterious. सुपर इंटेलिजेंस जो है वो कायनात में है, उसने आके लाइफ सीड की है। अरे तो भाई हर चीज मान लेंगे, गॉड नहीं मानेंगे। यानी नहीं, एलियन ने आगे स्टार्ट किए, जैसे वो कहते हैं एलियन कैसे कहां से आ गए? वो सवाल फिर वही आ जाता है कि कि इस सवाल जो अभी यहाँ पैदा हो रहा है इस दुनिया में, वो एलियन के साथ में मुतल्लक हो जाएगा। बिल्कुल। So the best explanation is the theistic explanation. या फिर वो लोग जो पहली पैदाइश का इनकार कर देते हैं, चलो फिर भी वो कोई उनकी उसमें है। नहीं, वो हम तो सिर्फ माजिद साहब की बात है ना, उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मट्टी से कैसे पैदा हो सकता है। बिल्कुल तो ऐसे मैं कहता हूँ लिविंग सेल कैसे बने? एग्जैक्टली। इतनी बड़ी मिस्ट्री है ये कि जहां भी बना है वो लिविंग सेल, पानी में बना है वो, यानी गारे में बना है वो, मट्टी में बना तो है ना। नहीं, अभी हमने वो वीडियो मैंने जो शेयर की थी उनकी, वो ब्लॉगिंग थियोलॉजी वालों की, तो आप देखें उसने कहा कि जो उसमें सुपर फाइन स्ट्रक्चर्स और मोटर्स और सिस्टम्स लगे हुए हैं, लिविंग सेल को ले ले, वो मुमकिन ही नहीं है कि वो क्या नाम है, लिविंग सेल में मेरे पीछे ये कि नैनो स्ट्रक्चर की जो हाँ। मशीन बनाई जाती है, वो कैसे डीएनए को जो है वो की जो स्ट्रैंड्स आपस में उलझ जाते हैं तो उनको वो अलग कर रहा होता है। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल सर। सो मच सो, सॉरी अब बात काट रहा हूँ, कि जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है डार्विन का नॉर्वे में, उनके जो डायरेक्टर थे, ही वाज एथियस्ट। उन्होंने जो स्टडी किया और बैक्टीरिया के फ्लैजेलम जो होता है ना उसका, अगर आप देखें तो वो उसका मूव करने के लिए होता है, वो आप समझ लें कि विंग्स कह लें, जो भी है अजीब सा एक धागा कह लें, थ्रेड सा होता है, उसको जब उसने स्टडी किया तो उसमें ऐसी फाइन किस्म की मोटर्स लगी हुई थी, जिस तरह बकायदा हमारी मोटर नहीं होती, गरारियां और ये वो सारी चीजें। तो उसने कहा यार ये मुमकिन ही नहीं है कि ये, मेरा मतलब है, ये रैंडमली बन गया हो। तो उसने रिजाइन किया। मैं यूट्यूब पे मौजूद है कि उसने नेचुरल डायरेक्टरशिप से वो मुसलमान नहीं हो गया, लेकिन ही थीइस्ट हो गया वो, यानी कि उसने इंटेलिजेंट डिजाइन पे। इंटेलिजेंट डिजाइन वाले आजकल उसको यूज करते हैं क्योंकि वो उसने एंथ्रोपोलॉजी को वो किया हुआ है, तो उसको उस पर प्रेशर भी पड़ा। जब उसने अपने आप को इस स्टैंस चेंज करना शुरू किया तो वो क्या कहते हैं, उसका उस पर प्रेशर भी पड़ना शुरू किया कि तुम क्या कहना शुरू कर रहे हो। वो सारी चीजें यही हो रही हैं कि आप लोग, मेरी राय ये है कि आजकल इंटेलिजेंट डिजाइन पे बहुत सारा मटेरियल आ रहा है, और खासकर एक डिस्कवरी साइंस करके एक इंस्टीट्यूट है, वो इस पे काम बहुत कर रही है। डॉक्टर स्टीफन मायर्स, ये बी ही, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, इनके बहुत इसमें चल रहे हैं, और ये ऐसी ऐसी वीडियोस भी निकाल रहे हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सारी ये जो बातें कि डार्विन ने की थी ये कैसे प्रॉब्लम में आ गई हैं, इनमें कैसे, और इंटेलिजेंट डिजाइन किस तरह इस बात, वो ये नहीं कह रहे कि अल्लाह मौजूद है या ईश्वर मौजूद है, वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि ये सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, इससे हम ये देख रहे हैं कि कैसे इंटेलिजेंट जो फाइन ट्यूनिंग की गई कायनात के बनते वक्त, जो फाइन ट्यूनिंग की गई, वो दिस इज अमेजिंग। उसके जो ट्यूनिंग है वो इतनी फाइन है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते, और वो कैसे सपोर्ट करती है लाइफ को। फिर लाइफ यहाँ पे कैसे, किस जमाने में अचानक आना शुरू हुई है, जिसका कोई इंसेस्टर नहीं है और कोई कहीं पे लिंक नहीं मिलता, और ये कैसे डीएनए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड समझाता है, शायद 5 बिलियन लेटर वर्ड है ये, और ये कैसे इतना प्रिसाइज है, उसमें कैसे इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं
कैसे सेल के अंदर ये नैनो मशीनरी काम करती है, कि किस तरह जो है ना वो सेल क्रिएट होंगे, सेल रिपेयर होंगे, और सर डीएनए सॉरी बात अभी काट रहा हूँ, अभी चूंकि मैं डॉक्टर हूँ तो अभी आप ये देख ले, फर्टिलाइजेशन देख ले, यानी मिलियंस ऑफ सेल्स में से एक सेल जो है ना वो जब फर्टिलाइज कर देता है ओवम को इन द वूम, स्पर्म यू मीन, हाँ जी स्पर्म, ठीक है, फर्टिलाइज कर गया ना, उसी वक्त उसके अराउंड शेल बन जाता है और वो इम्परमिएबल हो जाता है। भाई मिलियंस ऑफ स्पर्म जा रहे हैं, एक सिर्फ एंटर हो पा रहा है, ठीक है, और उसके एंटर होते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो ये रेडम है, दरवाजा सर वो एंटर ही नहीं हो सकता दोबारा, एक दफा फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा नहीं स्पर्म उसमें एंटर हो सकता। अब बताएं, ये एक्सप्लेन कर सकता है कोई, वो कैसे हो जाता है? कैसे अंदर सारी मशीनरी काम हाँ, कर रही है। बिल्कुल जी। तो मतलब ये ऐसा, वरना होना तो ये चाहिए था ना, एक तो अंदर मौजूद है, बाकी स्पर्म भी तो फिर रहे हैं ना, तो जो जिस तरह एक स्पर्म अंदर गया बाकी भी जाने चाहिए अगर रैंडम हो तो। माजिद साहब के कुछ सवालात का मेरा ख्याल है कुछ सैर हासिल कुछ जी। जवाब आ गया होगा। और जी। एक चीज माजिद साहब और भी मैं थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, परवेज साहब भी अगर इसकी इस्लाह फर्दर करना चाहेंगे तो आप इन तमाम स्पीशीज को भी देखें तो इनके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस मौजूद हैं, इनका ब्रेन का साइज और ये सारी चीजें, लेकिन इसका चूंकि उस असल इंसान के साथ ताल्लुक नहीं बन रहा, इस वजह से कुरान मजीद ने इसको डिस्कस नहीं किया। यानी ये मौजूद रहे हैं क्योंकि अब इसके फॉसिल्स मिल रहे हैं, साइंस इसके ऊपर बात कर रही है, तो ये चीज तो सामने आ रही है कि ये इस यानी जानवर नुमा ये मौजूद थे, लेकिन चूंकि इसमें वो असल शख्सियत नहीं थी। ये असल शख्सियत जो है साइंस के मुताबिक 40,000 साल पहले होमो सेपियंस के अंदर जो है वो इसको मॉडर्न मैन साइंस कह रही है, और हम भी ये बात कह रहे हैं कि ये वो असल शख्सियत है जो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने पहली रेसेस के बारे में बात की है, इसका वजूद या इसका जो पैदा होना है वो ज़मीन से, और सूरह नूह के अंदर अल्लाह ताला ने इसको बयान भी कर दिया है कि यानी ये बाकायदा तौर पर ज़मीन से उगा है जैसे उगना होता है, यानी ज़मीन के पेट को ही रहम मादर बना दिया गया और वहाँ से फिर इनकी पैदाइश हुई है, और उसके बाद फिर ये इनकी यानी समझें कि उससे सेल बनना है, सेल जी, और फिर उसके बाद बंदा नहीं बाहर आ गया, सेल बाहर आया, सेल बाय, और फिर उसके बाद ये है कि ये अब प्रोसेस जो है वो आगे की तरफ चला है। हम अच्छा जी, सॉरी तो मैं ये देख लें, कुछ लोग करते ये हैं कि ये जो पहली 4 रेसेस आपने दिखाई है ना जी, ज्यादातर हमारे मजहबी लोग इसका भी इनकार कर देते हैं, जी हालांकि उनके फॉसिल्स मौजूद हैं, इनकार तो आप कर ही नहीं सकते। ये बहुत कैसे कर सकते अच्छा, ये जो दूसरी जो मॉडर्न ह्यूमन है ये तो सामने है भाई, इसकी कोई ना कोई देखे ना साइंस, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये तो दरियाफ्त कर लिया जो सामने है, वो साइंस खुद ही कहती है कि हमारे पास ये लिंक मौजूद, हमें नहीं पता ये लिंक होंगे कोई, मगर वी हैव नॉट फाउंड इट येट, मिसिंग लिंक, तभी तो मिसिंग लिंक कहते हैं इसको। तो हमने आपको ये एक्सप्लेनेशन एक दी है कि भाई वो पहली वाली रेसेस सिर्फ बॉडीज थी, सिर्फ सवारी थी, और उसमें असल शख्सियत नहीं थी जो कि टेस्ट होती थी। जो असल शख्सियत है, जब ये अल्लाह ताला ने सवारी बनाई है जिसको मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं, मॉडर्न मैन, इसमें वो असल शख्सियत डाली है, और तब ये मुखातिब बना है कुरान मजीद का, क्योंकि कुरान मजीद किसको मुखातिब करता है? घोड़े को, असल शख्सियत, नफ्स को असल बल्कि लिखा है कि ये है वो किताब जिसमें तुम्हारा जिक्र है। तो लिहाजा ये मेरा ख्याल अगर हो गया आगे बढ़े फिर। जी जी जी, तो अगली एक्सीलेंट जी, बहुत जबरदस्त, वेरी अगली स्लाइड भी अब आप देख लें, ये दूसरी स्लाइड भी देख लें। जी जी, और इसमें अच्छा, ये भी देखने के नीचे हमने लिंक दिया हुआ है, कोई आदमी भी लिंक को कॉपी करके जाएगा तो गूगल में इसको मिल जाएगा, हमने नहीं बनाया ये साइंस ने ही बनाया हुआ जी। ये स्ट्रीलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, नेएंडरथाल, और फिर ये मॉडर्न ह्यूमन जो है जिसको हम कह रहे हैं, ये साइंस तो 40,000 साल पहले कह रही है, लेकिन परवेज साहब जो अपनी तहकीक और इस चीज को बयान करते हैं कि ये तकरीबन 12 से 15,000 साल पहले से पीछे नहीं है।
और फिर उसके बाद जो और इसे पढ़ते जाइए, देखें नो ट्रेस, होमो सेपियन, नो एविडेंस, जी द मिसिंग लिंक, ये उन्होंने लिखा हो, हमने नहीं लिखा। जी जी जी, नो ट्रेस, होमो Extinct- सेपियन, नो extinct, एविडेंस, प्रूफ गॉन। जी, प्रूफ गॉन, जी। यानी इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है इसका कोई फोर फादर इससे पहले यानी वो नहीं है, यानी ये एक नई रेस मार्ज वजूद में आई है और उसके बाद फिर इसकी आगे नस्ल बढ़ी है, यानी नहीं, इसका वो साइंस तो कहती है कि लिंक है मगर हमें नहीं मिला। हाँ जी Right. जी हम कहते हैं लिंक ही नहीं है, जी, इन द लाइट ऑफ कुरान के लिंक ही नहीं है। सही है जी। ये जो मॉडर्न ह्यूमन है, ये वो सवारी, ये वो घोड़ा है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने सवार बिठाया। उससे पहले सिर्फ घोड़े थे, वो घोड़ों की मुख्तलिफ किस्में थी, वो डेवलप हो रहे थे, उसकी एवोल्यूशन हुई है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जब अल्लाह ने ये खुद कैसे किया, क्यों किया, क्या हिकमत थी, ये इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जब उसने समझा ना कि भाई अब वो जो ह्यूमन है, अब वो जो सवार है, अब वो जो नफ्स है, उसको डाला जा सकता है। अब छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप रॉकेट्स बनाते हैं ना, इंसानों की बात करते हैं, तो रॉकेट्स बनाते हैं तो पहले रॉकेट्स में ना कोई जानवर बिठाते हैं ना इंसान बिठाते हैं और उनको स्पेस में भेजते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं आप? जानवर को बिठाते हैं और ह्यूमन को उस वक्त बिठाते हैं व्हेन यू आर श्योर कि ये वापस ले आए। मैंने छोटी सी मिसाल लेके आप, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम भी छोटे माइंड है ना। अल्लाह ताला या हमारा क्रिएटर बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा माइंड है, हम भी छोटे माइंड है, हम भी एग्जैक्टली वैसे ही ऑपरेट करते हैं। तो ये सामने जो स्लाइड है इस पे ये नजर आ गया कि ये वो कहती है साइंस के 40,000 ईयर्स अगो ये मॉडर्न ह्यूमन वजूद पजीर हुआ है। और उससे पहले पहले जो रेसेस थी ये दिखाई गई हैं सारी की सारी, वो कहते हैं कि ये एक्सेंट हो गई, ये नापैद हो गई, खत्म हो गई। फिर वो खुद ही कहते हैं कि नो ट्रेस, नो एविडेंस। सर यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर रेस की मेल फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी अमेजिंगली फिटिंग होती हैं, सारी चीजें परफेक्ट। तो साइंस इसको कैसे एक्सप्लेन करती है जी? फिर वो जोड़े कैसे बनते गए? चलो ये तो इनका यानी बिलफर्ज मान भी लिया जाए मफरूजा, तो वो क्या कहते हैं जी फिर मेल फीमेल कैसे होते गए सबके? क्या कोई नहीं है? ये जो रैंडम म्यूटेशन से चीजें निकालना, ये तो बहुत ही इवन साइंटिफिक बात नहीं, इल्म की तो ही ना मेरे हिसाब से। भाई मेल फीमेल कैसे बनते हैं? मेल में जो ख्वाहिशात, अब हम बात कर रहे हैं जो मॉडर्न ह्यूमन जी, वो जानवरों में भी ऐसे ही होगा, मगर जानवरों में तो वो नहीं है ना, सवार नहीं था। जो ख्वाहिशात एक मेल में फीमेल के लिए होती हैं, एग्जैक्टली उसके लिए वो फीमेल बन गई। ओह यस, साइकोलॉजिकल और फिजिकल, उसका जवाब है ये। बिल्कुल। और जो फीमेल में ख्वाहिशात होती हैं मेल के लिए, साइकोलॉजिकल और फिजिकल, बिल्कुल उसके मुताबिक वो मेल बन गया। यस, बना तो है ना। ये तो ये तो सामने कर सकते कि बना नहीं, बना है, सामने है जी। तो हमने जो पीछे जो हमारे कुछ भी इनकार कर सकते हैं हाशमी साहब, इनकार करने वाले ये इनकार करते हैं कि वो अर्थ गोल राउंड नहीं है, तो इनकार करने वाले वो खैर जो मर्जी करते रहे, तो वो तो देखे, वो तो फिर अगर ना समझोगी तो कोई कमी नहीं है ना दुनिया में। अब तो सामने जो चीजें हैं हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चूंकि हमने सिलसिला ही शुरू किया था, पहले आपको याद होगा कि हमने जो द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड पे किस चीज से शुरू किया, हमने कहा दो कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे, अगर उनकी क्लैरिटी नहीं होगी तो बेशुमार चीजें इस कायनात के हवाले से, इसमें इंसान के शौरी वजूद के हवाले से, इन दोनों के दरमियान रिलेशन के हवाले से समझ नहीं आ सकती जब तक दो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होगी। साहब कौन से हैं दो कॉन्सेप्ट? एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यानी खुदा का तसव्वुर, और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। जी, मैं इसको मास्टर कीज कहता हूँ। जी जी। अब आप ये समझें कि वो मास्टर्स कीज के हिसाब से चल रहे हैं। अब वो कि जी वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात जो है ना, वो हमने अगले प्रोग्राम में करनी है। फिलहाल आप
इसको ही चले, इसके साथ ही चले। हाँ, जी, मेरा please. मतलब आगे आगे बढ़ाएं क्योंकि ये प्रोग्राम काफी लंबा मुझे लगता है हो जाएगा, और इसको आगे बढ़े जी फिर। आगे चले। जी बिल्कुल चलते हैं। नाजरीन, अभी जिस्म के हवाले से मजीद भी कुछ सवालात हैं, मैं चाहूंगा कि हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। दिमाग का ताल्लुक असल शख्सियत के साथ है या जिस्म के साथ? क्या दिमाग को कंप्यूटर से भी ताबीर किया जा सकता है? तो इस पे आप जरा अपनी आरा दीजिएगा, मेरी अपने साथियों से गुजारिश है। जी, मेरे ख्याल में ये आजकल भी बहुत मौजू है कि क्या माइंड एंड ब्रेन आर द सेम थिंग। तो प्रोबेबली इसका जवाब यही है कि जो ब्रेन है उसका ताल्लुक तो इट्स अ मैटर, तो वो तो बॉडी के साथ ही है, और माइंड जो है वो दैट इज प्रोबेबली कंप्यूटर ऑपरेटर एंड दैट इज समथिंग एल्स। तो मेरे नजदीक तो यही जवाब है कि दिमाग का ताल्लुक जो है वो जिस्म के साथ है, और बिल्कुल दिमाग को कंप्यूटर से तबदील किया जा सकता है। सही है, यानी दिमाग जो है तो वो तो एक फिजिकल चीज है, जी जबकि जी, हमारी जो असल शख्सियत है वो एनर्जी बीइंग है, माइंड। और माइंड उसको हम उससे ताबीर करते हैं। तो दिमाग का ताल्लुक जो है वो हमारे इस जिस्म के साथ जो है वो खास है। अच्छा देखें, ये जानवरों में भी ऐसे ही होता है, जानवरों में भी ब्रेन होता है, वो भी उनका कंप्यूटर है, और वो भी ऑपरेट करते हैं थ्रू द कंप्यूटर। सही, बिल्कुल। यानी फिर एक कंप्यूटर से क्वेश्चन ऑपरेशन आता है होती है। कि अगर अल्लाह शख्सियत ताला ने उसमें कंप्यूटर में खास चीजें तो फीड की होती है ना, तो उसके अंदर अंदर ही रहेंगे बस। हाँ, जैसे आप कह रहे थे कि भैंस के आगे आप जितना मर्जी भुना हुआ गोश्त रख दें वो नहीं खाएगी, मर जाएगी। जी, तो इसके अगला सवाल है जी कि क्या फिजिकल ट्रेट्स, कद काठ, रंगत, शक्लो सूरत, सुस्ती फुर्ती, एनर्जी लेवल सिर्फ बॉडी यानी घोड़े के साथ मुतालिक होते हैं? तो इसमें भी यही चीज सामने आ रही है कि इनका ताल्लुक बॉडी के साथ ही है। आप लोग भी अपनी राय फरमाइएगा। जी, मोस्ट लाइकली यही लगता भी है कि बॉडी के साथ ही होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल मैं पिछले वाले से वो करूंगा, थोड़ा सा जी जी प्लीज। अकल माइंड ही मतलब अकल का जो वर्ड है वो माइंड है अंग्रेजी में, राइट? सो जी। अगर क्या नहीं जानवरों नहीं, में दो चीजें नहीं, आगे आ जाएगा ये। अच्छा अक्ल हैवानी भी एक चीज होती है, वो आगे आएगा। मैं एक्चुअली उसी पे वो आना चाह रहा था, मैं चले आगे बात कर लेंगे, ठीक है जी ठीक है जी। तो ये चीज भी अब सामने आ रही है कि अब आप देखें कि मुख्तलिफ इलाकों क्योंकि के जो जैसे ही लोग आपने कहा ना फिजिकल ट्रेट्स, तो आप मैटर की बात कर रहे हैं, तो हमने तो ये पहले ये चीज कंक्लूड कर ली कि हम मैटर है ही नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा एनर्जी लेवल के बारे में कंफ्यूज हूँ, मतलब एनर्जी भी क्योंकि नहीं होनी चाहिए, हम एनर्जी हाँ भी नहीं मतलब होनी चाहिए, एनर्जी क्योंकि लेवल कायनात जब बनी जैसे है तो आप उस वक्त देखें, एनर्जी भी जैसे बनी है। जानवरों को नहीं आप देखते, जी। मसलन घोड़ा, वो मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो मेरा 7-7.5 साल की है, तो वो जो हॉर्स राइडिंग उसने शुरू की है 1-2 दिन हुए, तो उनके लिए जो घोड़ा होता है ना, वो ऐसा मीक होता है कि वो बच्चे को भी बिठा दे तो वो आराम से लेके चलता रहता है। क्या सारे घोड़े ऐसे होते हैं? नहीं, घोड़ों में फर्क है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, घोड़े ऐसे भी होते हैं कि बच्चा भी बिठा दें तो कुछ नहीं करते, और घोड़े ऐसे भी होते हैं कि शाह सवार होते हैं इसको काबू करने के लिए। मकसद कहने का ये है कि आप जानवरों में भी देख लें, फर्क होगा। जी। घोड़े तो घोड़े ही है, वो घोड़ा, हर घोड़ा रेस का घोड़ा नहीं होता। अब हमारे यहाँ सही। भी तो ये आप जो जो बता रहे इंसान, थे एनर्जी लेवल तो होगा घोड़े के अंदर ही। वो जब सवार की हम बात करेंगे ना, तो उसको बताएंगे कि उसमें क्या चीज है, क्या कर सकता है वो। बिल्कुल ठीक। और ये जैसे अफ्रीकन बाज जो हैं, आप देखें कि जो एथलीट्स हैं या जो रनिंग, तो वो फिर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनका एनर्जी लेवल और है इस बॉडी के लिहाज से। जी जी, बॉडी के लिहाज से। तो उसका ताल्लुक जेनेटिक्स के साथ है। अगर उनको थोड़ा सा आप डेवलप कर सकते हैं प्रैक्टिस से कुछ, मगर अगर ये वो देखे ना, जीन्स अंदर आपके जो है ना, ऑलरेडी वो है तो जीन्स वो चेंज शायद होते हैं ग्रो बकायदा। करना ये आसान भी होगा। जीन भी जो मैटर है, अब ये चेंज होंगे, मगर दे टेक इयर्स टू चेंज। जी। चेंज होते हैं ये भी।
अच्छा जी, और क्या ये जीन्स? साल लगते हैं। अब आपने अफ्रीकन उसकी मिसाल दी, भाई वो जीन्स आप देखें, वो स्पेशल ब्रीड करते थे उनको। हम्म, अच्छा। वो ब्रीड की ब्रीड जो है वो नजर आएगी आपको, बड़े लंबे ऊंचे फलाना, क्योंकि वो मेट करवाते थे उनके साथ, अच्छा। फीमेल और मेल। हम्म, जी नेक्स्ट तो जो लिहाजा था, ये जो है ना, ये चीज, अच्छा जो आपने कहा आपका खुरम साहब, वो डेवलप हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट। आप देखें हमारे जैसे ही लोग होते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जी। जी, कैसे अपनी बॉडी को डेवलप कर लेते हैं, राइट। एक दिन में नहीं करते वो, years and years they take, but they can develop their body। मगर क्या सारे के सारे उस नहीं। स्टीव रीज बन सकते हैं? राइट राइट ऐसे नहीं है। तो राइट। लिहाजा ये देखें, जो फिजिकल ट्रेड्स हैं वो भी घोड़े के साथ ही मुतल्लक है। देखें जैसे ही आप लेकर आएंगे ना मैटर, तो वो होगा मैटर के साथ मुतल्लक। और मैटर क्या है? आपका घोड़ा, आपकी सवारी। क्योंकि हमने कहा नफ्स वो मैटर है ही नहीं, वो तो स्पिरिचुअल बीइंग है, वो तो नहीं मैटर। अच्छा बिल्कुल ठीक। आगे आ जाएगा कि वो क्या कर सकता है, वो आप डिस्कशन करेंगे ना, हमारी लंबी डिस्कशन है इसके ऊपर। आई थिंक ये सर। प्रोग्राम लंबा अब जाएगा। नेक्स्ट ले लें अक्ले हैवानी और इसका जिबिल्लत के साथ क्या आता है। जी आप जो खुरम साहब सवाल कर रहे थे कि अकल का ताल्लुक जो है वो हम समझते हैं कि सिर्फ नफ्स के साथ, ऐसे नहीं है। हैवान की आप देख लें अकल कैसी होती है। आपने कभी देखा होगा शिकार करते हुए इसको, चीते को या शेर को, कैसे शिकार करते हैं? वो देखते हैं कि वो हिरन का वो हर्ड है, वो खड़ा हुआ है, वो पीछे छुप के आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, झाड़ियों के अंदर से आते हैं। फिर जब देखते हैं कि वो पकड़ सकते हैं उनको, तो यकायक दौड़ लगानी शुरू कर देते हैं। आप अपने घर में छिपकली को देख के बाजू का कैसे शिकार करती हो, राइट। वो बिल्कुल आहिस्ता 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 आएगी, और जैसे देखेगी कि एक जम में पकड़ सकती है मक्खी या मच्छर को, वो जम मारेगी। ये क्या चीज है? जिबिल्लत। ये अक्ले हैवानी है। मगर वो अकल के इस्तेमाल किस पे करेंगे? वो ही सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ और सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के अंदर, जबिल्लत के लिए, अपनी जबिल्लत की सेटिस्फेक्शन के लिए। जी जिबिल्लत, वो अपनी जबिल्लत में महदूद हो, वहीं वो अकल इस्तेमाल करेंगे। यानी अकल है वो, देखे ना वो शिकार करने में नजर आ गया आपको, किसके साथ मुतल्लक है वो? सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ। इसी तरह सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज में भी है। वो कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं? ये जानवरों की अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बेशुमार इन्होंने वीडियोस बनाई हुई है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई है, इसमें आप देखें कि जानवर क्या करते हैं। वो एक आध एग्जांपल मैं उससे भी लाऊंगा कि जैसे ये जो जानवर अपने वो भी बनाते हैं, जैसे या तो शहद की मक्खी कैसे वो छत्ता जो उसमें कारीगरी करती है, या वो दीमक का जो कीड़ा है वो जो अपना वो बनाता है पूरा एक जो अगर आप उसके जंगलों में वो मट्टी का एक वो बनाता है। और ये ऐसी कारीगरी है कि ये आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंसान की वो बाकायदा उसके जो घर बनते हैं उसके अंदर वेंटिलेशन भी होती है, और कि वो उसके अंदर से जो है वो एयर पास होती रहे। सो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं उनको भी अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि क्या करना हो सकता है। अल्लाह ने कुछ इंस्ट्रक्शन उसके कंप्यूटर के अंदर फीडेड है, वाइड भी कर दिया, मगर जाहिर है कि वो चीजों को देख के ही तो तब भी कर रहे होते हैं ना कि मतलब कैसे बनेगी या ऐसे। स्पाइडर देख रहे ना, स्पाइडर वेब देख ले। स्पाइडर का जो वेब है वो कहाँ लटक पाएगा बनाने की, तो उसके अंदर है, मगर कैसे बनेगा, कहाँ बनाना है, ये सारी चीजें भी। उसी को अक्ले हैवानी कहते हैं, शहद हम मगर खा वो रहे हमेशा अपने इंस्टिंक्ट के अंदर महदूद रहेगी। They have nothing to do with deeds। ये जो पैरट्स बोलते हैं, आपकी बोलने वाले पैरट्स होते हैं, सॉरी हाँ, आपके हाथ आ रहा है बार बार उसमें। जी, ये जो बोलने वाले पैरट्स हैं, ये भी कोई इसमें ही आ जाएगा कैटेगरी में? आप देखिए मेरा जो छोटा बेटा है ना, उसकी जो सास है वो जर्मन है, और उसने बकायदा ट्रेनिंग ली हुई है, ट्रेन करती है। उसके घर में बहुत सारे जानवर हैं, वो पैरट भी है। अब देखिए पैरट क्या करता है, अब उसकी जो वोकल कॉर्ड है ना, ये इससे वो इस किस्म की साउंड प्रोड्यूस कर सकता है जैसे इंसान करते हैं। और करता वो क्या है,
कॉपी करता है। हम्म, वो बात वो मुझे बता रही थी मेरी बहू कि वो उसके पास जाते हैं ना, वो घर में जाते हैं तो वो उसने कॉपी की हुई है सबकी साउंड्स। तो बात अच्छा। वो आवाज देता है और उसकी जो मेरे यानी बेटे का जो साला है उसकी आवाज में बोलता है, आवाज एकदम उसकी बीवी अच्छा। की। तो और लगता वो वही बोल समझती है वो आ गया, रहा है। अमेजिंग। तो क्या कर रहा है वो कॉपी कर रहा है। अकल। उसके वोकल कॉर्ड ऐसे है ना। जी। और वो हर तोता नहीं कर सकता। है जी। और वो मैं क्या, ये हर तोता नहीं कर सकता, खास नस्ल होती है। हाँ खास तोते कर लेते हैं, जी जी हाँ, वो ठीक ठाक बातें कर लेते हैं। सही। बिल्कुल। ये बातें ऐसे ही करते हैं। और खास तौर पे आपने देखा होगा कि जो उनको ट्रेन करते हैं ना, जब वो उनसे कोई काम कराते हैं तो फिर उनको कुछ ना कुछ चीज देते हैं खाने के लिए। और वो कंडीशन कॉल रिफ्लेक्स। जी। और उनको बेसिकली क्या पता चलता है, जो मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे फहम के मुताबिक, कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है ना, मैंने आपको बताया था कि अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मगर ये आपके कान में जो बोन्स हैं तीन, उससे टकरा के ये साउंड जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज हो रहा है और फिर ऑडिटरी नर्व इसको कंप्यूटर में आपके ब्रेन में लेके जा रही है, उसमें ऑलरेडी फीडेड है ये अल्फाज। दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट हु अंडरस्टैंड्स? जिसका जो इस असल ब्रेन के शख्सियत है। साथ कंप्यूटर के साथ ताल्लुक है, और वो कंप्यूटर ऑपरेटर है जो ब्रेन में नहीं रहता, वो दिल में रहता है। उसके साथ अल्लाह ने ऐसा लिंक बनाया हुआ है कि वो अंडरस्टैंड करता है, वही जवाब दे रहा हूँ। तो वो जो जी। आप घोड़े उसकी बात कर रहे थे ना, पैरेट वाली, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं जिसको वो ले लेते हैं। सही है जी। ठीक। अगले सवाल की तरफ आते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इमोशंस का ताल्लुक सिर्फ जिस्म यानी घोड़े के साथ है? तो ये सवाल मैंने पढ़ा था, अच्छा आप जी यहाँ पर भी है। जी। तो इमोशंस जो है, बाज़ औक़ात अगर आपने घोड़े को कोई डराया है तो वो डरता भी है, उसको चाबुक लगाई है या इस तरह की कोई चीज़, तो इसका ताल्लुक महसूस ये होता है कि कुछ इमोशंस ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इस जिस्म के साथ भी है, और कुछ इमोशंस ऐसी होंगी जिनका ताल्लुक उस असल शख्सियत के साथ भी हो। तो इस पे ज़रा काइंडली अपनी आरा। क्या आवाज आहिस्ता आ रही है मुझे, क्या वजह? अब आ रही है आवाज़? अब ठीक आ रही है, पहले बहुत आहिस्ता। अच्छा, शायद मैं आहिस्ता बोला हूँगा उस वक्त। हाँ वो थोड़ी सी आवाज कम हुई थी, मेरा ख्याल अब जी, सही है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो महसूस ये होता है कि इमोशंस जो हैं वो उनका ताल्लुक जिस्म से भी है, और कुछ इमोशंस ऐसी हो सकती हैं जिनका ताल्लुक उस असल शख्सियत के साथ भी हो। क्योंकि मसलन हम ये देखते हैं कि अगर आप घोड़े के सामने कोई उसको जो है वो कोई चाबुक का इशारा करते हैं, या वो भी गुस्से में बाजुकत आता है, और तो इंसानी जो जिस्म है इसको भी कुछ इस तरह के खौफ और इस तरह की चीज़ें जो है वो लाहिक हो सकती हैं। लेकिन इसकी वजाहत जो है तो आप लोग अपनी आरा के साथ जो है तो वो करेंगे। प्लीज़ इस पे अपनी राय जो है वो दीजिए। मैं तो इसमें अनक्लियर हूँ थोड़ा सा। मेरे ख्याल में तो आपकी वाली बात, पहली वाली बात थी, मुझे ज्यादा करीन क्यास लग रही है कि कुछ इमोशंस जो है वो हमारी जिबिल्लत के साथ है, और प्रॉब्ली कुछ इमोशंस या फिर उनका कंट्रोल जो है ना, वो फिर कंट्रोल तो खैर है ही सेल्फ के पास अंदर, लेकिन ये जैसे हंसना या रोना, आई डोंट नो, मेरे ख्याल ये में तो हंसना रोना जो है ना, ये तो भाई ये तो आप आपकी बॉडी कर रही है, मगर असल में जो इमोशंस की बात हो रही है, गुस्सा हम्म, है, यानी हम्म, जिसमें कोई नफरत है, इस तरह की हम्म, चीजें हैं ना, ये जी, एग्जिबिट होती है बॉडी के जरिए। ठीक, तो ये जानवरों में भी होती है। जी, यानी जानवरों में भी पूरी तरह मौजूद होती है। ठीक। जो जो पीछे नफ्स है उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें तो कॉन्सेप्ट्स हैं। और उसका काम ये है कि जो ये बॉडी है उसको कंट्रोल रखना, तो इनके इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना। गुस्सा कितना करना, कितना नहीं करना, कब करना, कब नहीं करना, उसको कंट्रोल करना। नफरत क्यों करनी है, किससे करनी है, उसको कंट्रोल करना। मोहब्बत कितनी करनी है, क्यों करनी है, उसको कंट्रोल करना। उसने कंट्रोल करना है जो सवार है।
क्योंकि सवार को पता है कि मेरी फजूर क्या है, तकवा क्या है, उसको मालूम है ये। मगर उसके अंदर क्या चीज है, यानी उसके अंदर भी देखें आप कुरान मजीद में आ जाए तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये जानवर के साथ नहीं है। वो जानवर कभी किसी को मकरो फरेब नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, मिलावट नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा। ये किसके साथ है? असल शख्सियत, जो असल शख्सियत उसके साथ है, नफ्स के साथ है। अच्छा, अब उसने एक्ट किसके थ्रू करना है? बॉडी के थ्रू। बॉडी के थ्रू करना है तो बॉडी का कंट्रोल उसने ही करना है। और बाज़ औक़ात बॉडी अगर उसके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो उसको टेम भी करना है उसने। वो कर सकता है टेम। अभी आइंदा आपके पास एक स्लाइड आएगी जिसमें नजर आ जाएगा कि किस हद तक वो कंट्रोल कर सकता है। थोड़ा सा ये रुकते हैं, ये जो इमोशन जो मोहब्बत वाली है जानवरों में नहीं होती, होती जानवरों में होती है, और ये जो डर वाली है, खासतौर पर डर वाली जानवरों में होती है। मगर एक बहुत ज्यादा बात ये है खौफ है, डर। देखिए, डर वो फिजिकल डर होता है। सही है, मगर जब हमने एज ए अलस लिया था, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, तो उस वक्त ये सारी चीजें सामने रख के की थी कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, और कामयाबी का ताल्लुक लाजमी इससे होगा कि हमें इन दी एंड आई डोंट नो मर्तबे मिलने हैं या सजा मिलनी है। तो ये चीज उस वक्त भी क्या कहते हैं अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वो पनिशमेंट या वो कैसे होगी, और वो दर्द होगा नहीं होगा या जो भी है। तो अगर वो कैफियत नहीं पता है और वो आपके साथ नहीं है और वो जिस्म के मिलने के बाद होगी, तो फिर ये कैसे पहले वो उसमें देखे ना, उसको क्या पता था। उसको एक चीज तो हम बताते रहते हैं कि जी वो जो यूनिवर्सल एथिक्स है, उसको पता था सच्चाई क्या है, उसको पता था दयानत क्या है, उसको पता था कि अमानत क्या है और उसका हक कैसे अदा करना, उसको पता था कि अहद क्या है और उसको कैसे पूरा करना है, उसको ये पता था कि हमदर्दी किसको कहते हैं, यानी जिसको एम्पैथी कहते हैं, उसको पता था कि रहम किसको कहते हैं, उसको पता था कि जुल्म किसको कहते हैं, उसको ये सारी चीजें पता है। उसको पता है, जानवर को नहीं पता, घोड़े को नहीं पता। मगर क्या, जो अगर उनमें मोहब्बत ही ना हो जो जानवरों में, तो अपने बच्चों को क्यों पाले वो? नहीं, वो बात सही है, मगर बात जो क्लियर नहीं हो रही वो ये नहीं हो रही कि अगर इसका प्योरली ताल्लुक बॉडी से है, तो फिर हमारे पास शख्सियत होते हुए जो हमारी शख्सियत बनाई गई, उस वक्त इसका बिल्कुल फहम ही फिर नहीं होगा कि नहीं, फहम था, हमदर्दी का क्यों नहीं फहम था? नहीं, डर का कैसे किसको होगा? कहते हैं पता था उसको? डर का कैसे होगा? है डर का कैसे होगा? जैसे इसाक साहब ने भी एक एग्जांपल दी घोड़े की। डर होगा, डर होगा, खुदा का डर होगा जी, खुदा का डर होगा, नाफरमानी का डर होगा। मगर वो डर अपने तौर पर क्या होगा कि क्या होगा मेरे साथ, मतलब क्या मैं सिर्फ एनाइलेट हो जाऊंगा, ये डर होगा? पनिशमेंट क्या होती है होनी चाहिए। उसका होगा, उसको पता है पनिशमेंट किसको कहते हैं। लेकिन ना रहम, जैसे हमने कहा कि एम्पैथी एक चीज होती है, एम्पैथी एक चीज होती है। एम्पैथी किसको पता है? जानवर को नहीं पता, ये उस नफ्स को पता है। रहम करना, जुल्म करना, अदल करना किसको पता है? अंदर शख्सियत। जानवर को नहीं पता, उसको पता है। इसलिए आप देख लें कि अल्लाह ताला मुखातिब करेगा उसी को। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan हमें रहम व आया। इताए ज़िल कुर्बा, देखें, व यनहा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर वल बग़य। ये आप हर जुमे में आप सुनते होंगे जी जी, कि अल्लाह ताला आपको अदल का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है, इताए ज़िल कुर्बा का हुक्म देता है, आपको रोकता है ख्वाहिश से। उसको तो नहीं ख्वाहिश पता जानवर के ख्वाहिश क्या किसको कहते हैं। बल मुनकर, ऐसी चीजें जो मुनकर हैं, जो यानी जानी पिछानी जाती है सारी दुनिया में कि ठीक नहीं है, रिश्वत लेना ठीक नहीं है, मिलावट करना ठीक नहीं है, किसी के ऊपर जुल्म करना ठीक नहीं है। सारे एवरीबॉडी नोज दिस।
मगर ये तो मॉरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना। वल वल बग बग देखे वो करेंगे कैसे, एक्ट कैसे करेंगे। बग का मतलब है किसी की जान माल आबरू के ऊपर तादी करना, ज्यादती करना, बग इसको बग कहते हैं। जान माल आबरू, तो भाई एक्ट तो यही कर रहे हैं ना हमने आके। मेरा ख्याल है आपके जेहन में ये है कि अगर फिजिकल उसको नहीं पता टॉर्चर क्या होता है तो वो डरेगा भी नहीं, राइट। ये कह रहे हैं आप। मतलब मैं तो इसको इसी तरह समझ रहा हूँ, इसलिए कि मुझे अगर पता है कि चोट लगेगी तो दर्द होगा, दर्द इज अनकंफर्टेबल फीलिंग। उसको कैसे नहीं पता, उसको पता है, मुमकिन है उसको जो पनिशमेंट हो वो इस दर्द से 1000 गुना ज्यादा हो। आप तो नहीं जानते इस वक्त मगर कि दोज़ख उसकी में जो फीलिंग है पेन ही है ना, ये एक्चुअली ये फीलिंग तो पेन वाली आप बाईपास कर देते हैं, आप एनेस्थीसिया देते हैं, उसका लिम्फ काट देते हैं, ये डॉक्टर साहब को ज्यादा पता है, उसको तो कुछ भी नहीं होता। यही एक पॉइंट भी है, इसीलिए कुरान ने ये बताया कि जैसे वो जो खालें हैं जल जाएंगी तो हम वापस लाएंगे ताकि वो दर्द महसूस हो। तो वो जो चीज है, इसीलिए वो बॉडी जो है वो दे के वो दर्द की जो फीलिंग है ताकि वो शख्सियत को मिले। तो वो शख्सियत को वैसे भी पनिशमेंट का पता है, और वो जो असल पनिशमेंट है वो उसको मुमकिन है वो खाल जलने से 1000 दर्जे ज्यादा हो। मगर आपको कैसे समझाए वो यहाँ, यानी ये वही चीज है कि क्यों वो हमें बात कर रहा है यहाँ। अल्लाह ताला बात करता है तो वो, क्योंकि हम इस दुनिया में है तो हमें जो फिजिकल नेमतें मिलती हैं हम उससे मोटिवेट होते हैं, हमें जो फिजिकल सजा मिलती है उससे हम डरते हैं। तो हमसे बात करने का तरीका ये है, और क्या तरीका। मेरे ख्याल में खुरम साहब अगर मैं शायद ये कहते हैं कि शायद अगर मसलन आप मुझे कहें, किसी को कहें कि यार तुम्हें बड़ी रूहानी सजा मिलेगी, तो यहाँ डरेगा वो, नहीं डरेगा। तो रूहानी सजा को जानता ही नहीं, वो तो नहीं जानता, वो नहीं डरेगा। आप एक बच्चे को कहें कि आप भाई तुम ये करोगे तुम्हें बड़े होकर तुम्हारी शादी नहीं हो करेंगे, वो कहेगा ना करो, उसको तो फीलिंग ही नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, उसको ये कहेंगे कि तुम्हें खिलौना नहीं देंगे हम, तब तो भाई टाइम का बात है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, आगे चले। वो जो असल पनिशमेंट है ना, जब उसको पता चलेगा तो वो आपकी खाल जलने से मुमकिन है 100 गुना ज्यादा हो। मगर अभी आपको नहीं समझाई जा सकती। अभी ये वो इंतजार करेगा, अगर अभी वो अल्लाह ताला करेगा, जो हमारा क्रिएटर है वो हमें अगर मोटिवेट करना चाहेगा तो उसके पास कोई और चीज नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि वो जो फिजिकल लेते हैं वो बताए भाई कि तुम्हें खाने के लिए ये मिलेगा, रहने के लिए तुम्हारे पैलेसेस होंगे, तुम्हारे पास ये गार्डन्स होंगे, तुम्हारी बीवियां ऐसे होंगी, और क्या तरीका है। या वो कहे कि भाई तुम्हें सजा मिलेगी, ऐसे मिलेगी जैसे ये आग में जलते हो, जैसे घोड़े पड़ते हैं, जैसे जंजीरों में, और क्या तरीका है। बेसिकली ये भी फिर अच्छा ओके, इट्स मोर लाइक मुतशाबिहा बात है कि वो सिर्फ वो बता रहा है कि जो हम यहाँ पे अभी समझ ही सकते हैं ये इसके एक्चुअली लेवल। कैसे कैसे मसलन अगर आपको जन्नत की वो कुछ थोड़ी तस्वीर दिखाना चाहता है तो कैसे दिखाए वो। बिल्कुल सही है, ये समझ में आती है बात। चलें जी फिर आगे। तो जी हमने इमोशंस के हवाले से बात की। आगे जो सवाल नेक्स्ट है वो है, क्या कुरान मजीद की टर्म नफ्स अम्मारा सिर्फ बॉडी यानी घोड़े के साथ मुतालिक है? तो नफ्स अम्मारा कुरान के अंदर आ गए हैं। जी जी, कुरान मजीद के अंदर जो यानी जिस्म के हवाले से अभी बात हो रही है, तो इसमें नफ्स साहब आपकी आवाज नहीं आ रही सही। नहीं सर, मैं जाग रहा हूँ। नहीं, वो शायद मेरी डॉक्टर साहब नहीं, वो मैं इसहाक साहब को कहा। जी, ये हमारा सवाल जो है, कुरान मजीद की टर्म नफ्स अम्मारा सिर्फ बॉडी यानी घोड़े के साथ मुतालिक है। अब हम कुरान मजीद के हवाले से इसका जिक्र कर रहे हैं, तो आप इस पे अपनी राय फरमाइएगा। नफ्स अम्मारा नाम तो सुना हुआ है ना आपने? नाम जी तो सर। सूरह यूसुफ में जो जिक्र है, यानी टर्म तो सुनी हुई है नफ्स अम्मारा। ये एक बार एक्सप्लेन करते हैं, मुझे नहीं पता ये नफ्स अम्मारा क्या होता है। वो हजरत यूसुफ के साथ एक मामला हुआ ना जी, कि जिन्होंने खरीदा था उनकी बीवी, क्योंकि बड़ा खूबसूरत थे, ये बहुत खूबसूरत थे जी, जब खरीदा था तो ये बच्चे थे। उसके बाद जाहिर है कि ये जवान हो गए, 18-20 साल के हो गए।
तो उनकी बेगम जो थी, जो इनका मालिक था, वो इनके ऊपर आशिक हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनको गुनाह की तरफ, यानी एक दफा मौका पाके तो गुनाह की दावत दी, बल्कि सारे इंतजामात भी ऐसे कर लिए। तो उसमें फिर बाद में जब ये क्लैरिटी आई सारी, यानी जो बादशाह था उसके सामने, तो हजरत यूसुफ ने ये कहा है कि मैं अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कहता, ये जो नफ्स हमारा है ये तो इस तरफ ही रागिब करता है, ये तो इसी तरफ रागिब करता है, नफ्स हमारा। मैंने ये सिर्फ ये पूछा है कि ये जो टर्म है नफ्स हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्सअप हुआ है ना बहुत सारा, तो ये नफ्स हमारा घोड़े की जिनसी जबिल्लत को कहा गया। Okay, yeah. यानी बॉडी के साथ Inbuilt उसका ताल्लुक है। characteristic, बॉडी inclination. जी, यानी जो वो जिनसी नेचुरली है। देखें ना, बात ये है कि एक खूबसूरत औरत है, एक मर्द है, जवान मर्द है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है सारी की सारी। अल्लाह ताला ने बल्कि ये कहा, खुद से ये कमेंट किया कि वो हजरत यूसुफ के बारे कि वो भी इसकी तरफ माइल हो जाता अगर वो मेरी बुरहान ना देख लेते। यानी इसको तस्लीम किया कि ये इतनी जबरदस्त अट्रैक्शन है बिटवीन द मेल एंड फीमेल। आजमाइश है। सही। सर ये बात अगर कंप्लीट होगी तो मेरा एक सवाल, वो सवाल नंबर 7 के साथ था, वो जो खुरम साहब ने भी किया था, तो आपने कहा था आगे सब, मुझे अभी तक उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि जो दिमाग है, दिमाग ये सामने, दिमाग का ये ताल्लुक ऊपर है सबसे टॉप पे जो है, जी जी, वो दिमाग का ताल्लुक जिस्म के साथ कैसे हो सकता है? दिमाग से हमारी मुराद यही है ना, जो थॉट सारा प्रोसेस नहीं, वो माइंड है, माइंड है, दिमाग से मुराद और ब्रेन की है। बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं ये जो ब्रेन है, ये फिजिकल चीज है, ब्रेन है, ये ब्रेन उसमें भी होता है, जानवरों में भी होता है। सही, मुझे समझ आ गया। थॉट नहीं है, थॉट तो हम कहते हैं है ही ना उसके साथ माइंड, मुतल्लक। वो माइंड, कॉन्शियसनेस, वो माइंड है, वो कॉन्शियसनेस है, वो नफ्स के साथ मुतल्लक है, आगे आ जाएगा वो सब। सही से। मोहतरम नाजरीन, हम इंसान का सैरुखी तसव्वुर यानी ट्राइपर्टाइट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने इसके इब्तिदा में अर्ज किया था कि हम इस सैरुखी तसव्वुर में इंसान की असल शख्सियत नफ्स, जिसे हम सवार से ताबीर करते हैं, और इंसान का ये जिस्म यानी ये बॉडी जिसे हमने घोड़ा कहा या सवारी कहा, और इंसान की रूह जिसको हम अल्लाह ताला का डिवाइन स्पार्क कहते हैं। आज हमने इंसान के जिस्म यानी सवारी के हवाले से जो सवालात उठते थे उनके बारे में हमारे जो शुरका हैं उन्होंने अपनी आरा पेश की। इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम्स में हमारी असल शख्सियत यानी नफ्स और रूह के हवाले से सवालात पर गौर करेंगे और अपनी आरा आपके सामने पेश करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप के जहनों में जो सवालात हैं वो जरूर कमेंट्स में लेकर आएं। ये हम और आप सबकी लर्निंग का एक बहुत बड़ा जरिया होगा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।